अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी, जिसका हम आज पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जो है लाइफ प्रोसेसेस। तो इन लाइफ प्रोसेसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास जो चीजें होती है हमने इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक होते हैं लिविंग थिंग्स और दूसरे होते हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। अब क्या होता है कि दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिससे हम ये कहते हैं कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। तो मैंने यहां पे लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज द मूवमेंट। यानी कि सबसे अहम जो हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है जिससे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, वो है मूवमेंट। यानी कि जब कोई थिंग मूवमेंट करता है तो उससे हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये एक लिविंग थिंग है। यहाँ पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है उनका मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट दोनों करते हैं, हमारे एनिमल्स भी मूवमेंट करते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंस क्या होती है कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं इनका मूवमेंट हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका मूवमेंट हम आराम से जो है डिसाइड नहीं कर पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। सो ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल। कुछ मूवमेंट्स हमारे पास इजीली विजिबल होते हैं, उनको हम आराम से देख सकते हैं, लाइक द मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपनी बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट करता है तो ये तो इजीली विजिबल होता है। और अगर हम प्लांट्स में देखेंगे तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। द मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली। यानी कि कुछ एनिमल्स का मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, तो वो हम आराम से क्या कर सकते हैं, उनको हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व्ड विद डिफिकल्टी। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो होता है बहुत ही ज्यादा स्लो, और उनको हम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक वी हैव द गुड एग्जांपल ऑफ सनफ्लावर प्लांट। अगर हम सनफ्लावर प्लांट को देखेंगे कि ये सनफ्लावर प्लांट मूवमेंट करता है, यानी कि जो सनफ्लावर होता है ये मूवमेंट करता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारा सन होता है। लेकिन ये जो हमारे पास मूवमेंट है हमारे सनफ्लावर का, वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, उसको हम विद डिफिकल्टी देख सकते है। तो इसका मतलब यह है कि हम अहम क्राइटेरिया जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि अगर कोई थिंग एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इससे हमें इजीली पता चलता है कि ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। So the basic functions performed by living organisms which are necessary for maintaining their life on earth are called life processes। अब हमारे पास कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती है, एक लिविंग थिंग की बॉडी में कुछ ऐसी प्रोसेस होती रहती है जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं, कहां पे, ऑन दी अर्थ। एंड दोज प्रोसेसेस आर हियर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि कुछ प्रोसेसेस हमारे जिस्म में ऐसी होती रहती है जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं अर्थ पे, उनको कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन सी लाइफ प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होती रहती है या जो हमारे तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में होती रहती है, वो है मूवमेंट है, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि ये सारी की सारी कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो एक लिविंग थिंग की बॉडी में हमेशा होती रहती है, और इन्हीं की वजह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं ऑन दी अर्थ। सो इन लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, यानी कि हर किसी चीज को चलाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। इन लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हमारे पास एनर्जी है तो तब जाके ये जो हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस है ये चल सकती है, अदरवाइज नॉट।
अगर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारी गाड़ी है, तो गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं और या डीजल डालते हैं, तब जाके वो रन कर पाती है। तो इन दी सेम वे जब हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होती है, इनको ड्राइव करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। हर किसी ऑर्गेनिज्म को किस चीज की जरूरत होती है? हर किसी ऑर्गेनिज्म को हमारे पास एनर्जी की जरूरत होती है। सो ये एनर्जी आती कहां से है? हमने कहा कि लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब ये जो एनर्जी होती है ये आती कहां से है? तो इसलिए यहां पे लिखा है फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि फूड एक किस्म का फ्यूल होता है। जैसे हमारी गाड़ी में फ्यूल पेट्रोल है या डीजल है, इन दी सेम वे हमारी बॉडी में कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? वो होता है जो फूड वो ऑर्गेनिज्म खाता है, इंजेस्ट करता है। तो डेट मीन्स की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर ड्राइविंग दी लाइफ प्रोसेसेस, वो कहां से आता है? वो फूड से आता है, जो फूड वो ऑर्गेनिज्म खाता है। अब हमारे पास जो फूड्स होते हैं, जो फूड ग्रुप्स होते हैं, यानी कि जो जनरल नेम हमारे पास सबस्टेंसेस का है, फूड्स का है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम शुगर भी कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास स्टार्च। इन दोनों को, यानी कि ग्लूकोज और स्टार्च दोनों को हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स भी ना कहेंगे तो हम सिंपल सेंस में इसको फूड कहते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या है कि फूड इज ऑर्गेनिक सबस्टेंस। हमारा जो फूड है ये एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है। अब आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सबस्टेंस किसको कहते हैं। ऑर्गेनिक सबस्टेंस हम उस चीज को कहते हैं जो या तो प्लांट से आता हो या तो एनिमल से आता हो। तो अगर आप देखेंगे हमारा जो फूड होता है उसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो वो प्लांट से आएगा या तो वो एनिमल से आएगा। अब हम ये नहीं कहते हैं कि प्लांट्स या एनिमल्स, अब हम सीधे इनको कहते हैं कि दीज आर दी ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। तो डेट्स वाई कि मैंने लिखा है फूड इज ऑर्गेनिक सबस्टेंस। सिंपलेस्ट जो हमारा फूड है, सबसे सिंपल फूड है, जो इजीली डाइजेस्ट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सिंपल फूड। तो वो होता है हमारा ग्लूकोज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। इस ग्लूकोज को हम और एक नाम भी देते हैं जो है सिंपल शुगर। ये सिंपल फूड की बात हो रही थी। अगर हम कॉम्प्लेक्स फूड की बात करेंगे, सो ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च। एक मोर कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो होता है स्टार्च। सिंपल कौन सा होता है? सिंपल होता है ग्लूकोज। और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। और ये स्टार्च बनता कहां से है? ये भी ग्लूकोज से ही बनता है, जो हम आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। एक्चुअली जो टर्म न्यूट्रिशन है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिशन की टर्म जो है इसको एक वर्ड से निकाला गया है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट। अब ये न्यूट्रिएंट क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट होता है ये होता क्या है? सो ए न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। न्यूट्रिएंट या तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होगा या तो ये ऑर्गेनिक सबस्टेंस हो सकता है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि जो हमारी मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कौन कौन सा हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं? हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप लोगों ने छोटे छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। लाइक वी हैव द कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव फैट्स, वी हैव प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। सो डेफिनेशन क्या हो गई हमारे न्यूट्रिशन की? The process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organ is, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड करता है, इसने फूड को उठाया और अपने मुंह में डाला, दिस इज कॉल्ड द इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। फिर जब हमारी बॉडी में ये फूड पहुंचता है उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब के बाद इसकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट होती है। अब यूटिलाइजेशन क्या होता है? सपोज करो कि हमने प्रोटीन्स खाए, प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अवर बॉडी।
तो हम क्या कहते हैं कि जो ही हमने क्या किया, जो ही हमने प्रोटीन्स को खाया, अब ये जब यूटिलाइज होंगे तो ये अपना काम करेंगे। इनका क्या काम है? इनका काम है हमारी बॉडी को बिल्ड करना। इन दी सेम वे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट्स को खाया। कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जब इनकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट होती है, तो ये अब क्या काम करेंगे? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करके देंगे। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास होते हैं, इनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। इसी तरह हमारे जो वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन को हम बोलते हैं डिफेंसिव फूड्स। जब ये वाइटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, जब इनकी यूटिलाइजेशन होगी, तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से निकलेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? अगेंस्ट दी डिजीजेस। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे वाइटामिन होते हैं, वाइटामिन को हम बोलते हैं डिफेंसिव फूड। अब ये फूड ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, दैट वी कॉल एज दी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है, दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स प्रोक्योरिंग ऑफ फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनका अपना अपना तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उस तरीके से ये अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। सिंपली अगर हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, कि ये वो तरीका होता है जिस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अब अगर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखेंगे, ब्रॉडली वी हैव डिवाइडेड द न्यूट्रिशन इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अनदर इज द हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फिर हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो हमारे पास होता है, हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं इनटू फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक में। और हमारे पास जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसको भी हमने डिवाइड किया है तीन टाइप्स में। एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होता है हमारे पास होलोजाइक न्यूट्रिशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, depending upon the mode of obtaining food, all the organisms can be classified into two groups. ये डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म फूड कैसे ऑब्टेन करता है, उस बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होती है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरी होती है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। अगर हम यहां पे देखें, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि जो हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो हमारा ऑटो है, इस ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, और ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट्स वाई कि हम इनको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग्स। यानी कि हमारे पास जो ये ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, वो कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो कौन कौन सा चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ग्रीन प्लांट्स है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर हम देखेंगे कि ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये किन में होता है, तो ये होता है ग्रीन प्लांट्स में। यानी कि ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। खाली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। सो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो ये न्यूट्रिशन करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। वो ऑटोट्रॉप्स क्या काम करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके अपना फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट एनर्जी।
अब ये फूड कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इन ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, जिनकी वजह से इनको ग्रीन कलर मिलता है, क्योंकि ये एक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर इंपार्ट होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यही जो हमारे पास क्लोरोफिल होता है, यही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और तब जाके जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड बना पाते हैं। सो प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब इनमें यानी कि किस प्रोसेस से ये फूड बनाते हैं, ये ऑटोट्रॉप्स, ये बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद ही बना पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया फिर? फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, उसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है। उसमें पहले है फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो पहले अगर हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो फोटो ऑटोट्रॉपिक आर ऑर्गेनिजम्स दैट यूज लाइट एनर्जी एंड इनऑर्गेनिक कार्बन टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फोटो ऑटोट्रॉपिक, इसमें तीन वर्ड्स हैं, फोटो, ऑटो और ट्रॉपिक। फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो डेट मीन्स कि जो हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना ग़िज़ा खुद ही बना पाते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी उनको कहां से मिलेगी? लाइट एनर्जी उनको मिलेगी सन से। तो डेट मीन्स कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड बना सकते हैं, किसकी मदद से? सनलाइट की एनर्जी की मदद से। उनको कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हैं, ये भी लाइट एनर्जी यूज करते हैं और अपना फूड बना पाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, ये भी लाइट एनर्जी यूज करके अपना फूड बनाते हैं। और है एल्गी और है इग्लिना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की। और दूसरा जो टाइप होता है हमारे पास वो होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। So chemoautotropic nutrition means energy produced with chemical reactions with inorganic molecules. अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो केमिकल्स का यूज करके अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं। उसमें एक अच्छी एग्जांपल है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कहां पे प्रेजेंट होता है? ये आपको मिलेगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स में। अब ये वहां पे कैसे अपना फूड ऑब्टेन करता है? ये फूड करता है ऑब्टेन हाइड्रोजन सल्फाइड से, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड के बॉन्ड्स में एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। ये उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ के अपनी एनर्जी जो है ऑब्टेन करता है, अपना फूड जो है ऑब्टेन करता है। दूसरा होता है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। अब ये राइजोबियम कहां पे पाया जाता है? ये होता है हमारे लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे। अगर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हमारे होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो ये नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है, उसके बावजूद भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो इनको यूज नहीं कर पाते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं, ये इनके रूट नोड्यूल्स पे बैठा हुआ होता है। ये इस प्लांट के लिए क्या करके देता है? ये इस प्लांट को यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करके देता है इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। फिर ये जो प्लांट होता है ये इजीली इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो राइजोबियम है ये अपना फूड कैसे बना पाता है वहां पे? अब जिस एनवायरमेंट में ये राइजोबियम रहता है वहां पे कुछ केमिकल्स होते हैं, ये उन्हीं केमिकल्स को यूज करके क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, यानी कि ये उन्हीं केमिकल्स से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। इसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और एक एग्जाम्पल है हमारे पास आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो तीन ही एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं
फ्रॉम दी केमिकल्स। और ये केमिकल्स कहां से उनको मिलते हैं, जिस एनवायरमेंट में ये रहते हैं वहीं से उसको ये केमिकल्स मिलते हैं और इन्हीं से वो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये हम बात कर रहे थे प्लांट्स की। अब जो दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हम देखेंगे ये क्या होता है। द वर्ड हेटेरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफी रेफर्स टू न्यूट्रिशन। अब जो वर्ड हेटेरोस होता है इसका मतलब होता है अदर्स और ट्रॉफी रेफर्स टू न्यूट्रिशन। ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, दस हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। तो इसका मतलब यह है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किन पे, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इन पे वो डिपेंडेंट होते हैं किस चीज के लिए, फॉर देयर फूड। जैसे हमारे ऑटोट्रॉपिक में होता था, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता था कि वो खुद ही अपना फूड बना पाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, ना वो बना सकते हैं। तो दैट्स व्हाई हम उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो डेफिनेशन क्या होगी फिर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। So heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water. तो जैसे हमारे पास ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, वहां पे जो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स थे वो यूज करते थे कार्बन डाइऑक्साइड को और वो यूज करते थे वाटर को फॉर मेकिंग देयर फूड। लेकिन यहाँ पे क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का वो इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ताकि वो अपना फूड बना सके। वो किसी दूसरे तरीके से अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो जैसे हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास दो टाइप्स थे, एक था फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा था कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसी तरह हमारे पास जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें भी तीन टाइप्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और होलोजाइक न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की। Saprophytic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from dead and decaying organic matter of the dead plants and animals। यानी कि saprophytic nutrition में क्या होता है कि इसमें जो organisms हमारे पास आते हैं वो अपना फूड कैसे obtain करते हैं, वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से obtain करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई डेड एंड डिकेइंग मटेरियल होगा, चाहे वो प्लांट का होगा चाहे वो एनिमल का होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स उसी डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स। और उस न्यूट्रिशन को क्या बोला जाता है, उस न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला जाता। तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, फंजे है लाइक ब्रेड मोल्ड, मशरूम, यीस्ट्स है और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो ये टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट इज फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट इज होस्ट विदाउट किलिंग इट। यानी कि जैसे हमने कहा था कि सिम्बायोसिस में क्या होता था कि दो ऑर्गेनिजम्स इन एसोसिएशन रहते थे और दोनों को फायदा मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सेम दो ऑर्गेनिजम्स इन एसोसिएशन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। और जिसको फायदा होता है उसको पैरासाइट कहा जाता है और जिसको नुकसान पहुंचता है उसको हम कहते हैं होस्ट। सपोज करो कि इसकी एक एग्जाम्पल ऐसी है, हमारे घर में एक मेहमान आ गया। अब मेहमान जो आ गया हमें उसके लिए बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है, चाय अरेंज करनी पड़ती है, फूड अरेंज करना पड़ता है। तो ये जो मेहमान है ये हम पे क्या होता है, ये हम पे उस टाइम पैरासाइट होता है। और हम जो होते हैं जिनको ये सारी चीजें उसके लिए अरेंज करनी पड़ती है, हमें उस टाइम पे क्या बोला जाएगा, हमें उस टाइम पे बोला जाएगा होस्ट। तो जो मेहमान है वो क्या है, वो पैरासाइट है और जो हम है जो उसके लिए चीजें अरेंज करते हैं हमें क्या बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे पैरासाइट और जिसको नुकसान पहुंचता है उसको कहा जाता है होस्ट। ये इस होस्ट से क्या करता है, ये इस होस्ट से
न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है लेकिन उसको मारता नहीं है। डेट्स व्हाई मैंने यहां पे लिखा है विदाउट किलिंग इट, यानी कि ये अपने होस्ट को मारता नहीं है, सिर्फ उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है। दूसरी एग्जांपल उसकी ये है कि सपोज करो कि हमारे पास लाइस है जो हमारे बालों में होती है, ये हमारा खून हमेशा चूसती रहती है क्योंकि उसको वहां से क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे कैसे, जो हम चीजें खाते हैं वो उस तक भी पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास इन पैरासाइट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी के बाहर होता है, हमारे बालों में होता है, किसी दूसरी जगह पे होता है लेकिन बॉडी से बाहर होते हैं। दूसरा होता है हमारे पास एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। सपोज करो कि हमारे पास टैपवर्म है। टैपवर्म भी जो है ये हमारे इंटेस्टाइन्स में होती है। जो कोई भी फूड हम खाते हैं, जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, ये भी वही न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ये अपना फूड वहां से ऑब्टेन करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि हम दिन ब दिन कमजोर होते जाते हैं और फिर हमें क्या करना पड़ता है, हम कुछ मेडिसिन लेते हैं और जिनकी वजह से वो मर जाते हैं और वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये एग्जाम्पल थी किसकी, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म्स की। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। अब ये पैरासाइट जो है ये दोनों हो सकते हैं, ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है। विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट इज होस्ट। जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। सो एग्जांपल्स क्या है, कस्क्यूटा है, प्लाज्मोडियम है, टिक्स है, लाइस है, लीचेस है, टैपवर्म है, ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। तो थर्ड जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को उठाता है और अपने मुंह में डालता है into its body by the process of ingestion, by the process of ingestion। इंजेशन का क्या मतलब होता है, हमने फूड को उठाया और उसको मुंह में डाला और उसको खाया, इसको हम कहते हैं इंजेशन। तो होलोजाइट टाइप में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड को उठाता है और अपने मुंह में डालता है और उसको खाता है। फिर क्या होता है, The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism। उसके बाद यही जो फूड है जिसको हमने खाया ये फिर एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी सेल्स में और वहां से क्या निकलती है, वहां से एनर्जी निकलती है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है, मैन है या बाकी जो हमारे पास एनिमल्स हैं, ये इसमें एग्जाम्पल्स है। ये हम बात कर रहे थे एनिमल्स की। अब अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। Process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। अब हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो एक प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की कि उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे प्लांट्स होते हैं ये कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपना फूड बनाते हैं। वो कौन कौन सा चीज होता है, सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है वाटर, तीसरा होता है क्लोरोफिल और चौथा हमारे पास होता है सनलाइट। यानी कि 4 जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन होती है, जो कंडीशन नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें यही है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल। यानी कि इन चारों चीजों में अगर एक भी चीज मिसिंग होगा, एक भी थिंग मिसिंग होगा तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो पाएगी। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दी ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। हम अभी तक बात कर रहे थे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होती कहाँ पे। जैसे कि हमारे घर होते हैं और हमारे घर में किचन होता है और हम किचन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किचन को हम यूज करते हैं फूड बनाने के लिए, यानी कि हम वहां पे फूड प्रिपेयर करते हैं। इन दी सेम वे जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं ये अपने किचन को यूज करते हैं और इनका किचन क्या होता है, इनका किचन होता है इनके लीव्स, जहां पे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं।
अब अगर आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे एक प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा, इसको फोटोसिंथेसिस करनी है। अब ये कैसे करेगा, इसको कुछ चीजों की जरूरत होती है, जो मैंने ऑलरेडी बोला। सबसे पहले हमने बात की थी कि वहां इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा कहां से, कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा हमारे एटमॉस्फेयर से। वो कहां से आता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं या मैन होता है, वो क्या करते हैं, वो ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो जब हम इनहेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो हम कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन का गैस लेते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ देते हैं, तो उस टाइम हम कौन सा गैस छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है किनके लिए, प्लांट्स के लिए। अब ये प्लांट जो होता है, इनकी जो लीव्स होते हैं, इन लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज ये होता है कि यहां से अंदर लीव्स के अंदर क्या पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, और वहां से ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन कैसे निकलता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा एटमॉस्फेयर से। नंबर सेकंड जो है वो है वाटर। अब वाटर कैसे पहुंच जाएगा लीव्स में, यानी कि हमारे लीव तक क्या पहुंचना चाहिए, हमारे लीव तक 4 चीजें पहुंचनी चाहिए। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है क्लोरोफिल, चौथा है सनलाइट। तो अब अगर आप देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसने ऑलरेडी लिया है। दूसरा, अगर हम वाटर की बात करेंगे कि वाटर लाएगा कहां से, वाटर ये लाएगा जमीन से, यानी कि ये सॉइल से लाएगा, और यहां लीव्स तक कैसे पहुंच जाएगा, लीव्स तक के थ्रू रूट्स पहुंच जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्लांट के अंदर 2 वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या काम करता है, ये वाटर प्लस मिनरल्स को क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम सॉइल टू द एपिकल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और वहां से जब फूड बनता है, यानी कि जब फूड हमारे लीव्स में बनता है, वो दूसरे ट्यूब से नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम, यानी कि एक दूसरे टिश्यू से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे जो वाटर है वो लीव तक कैसे पहुंचा, वो पहुंचा थ्रू दी जाइलम टिश्यू। तो डेट मीन्स कि अब 2 चीजें हमारे लीव में आ गई। तो अब अगर थर्ड चीज की हम बात करेंगे, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है दिन में, जिसको हम सनलाइट कहते हैं। तो डेट मीन्स 3 चीजें अब पहुंच गई, वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, और सनलाइट भी आ गई। और फोर्थ वाला जो थिंग है वो है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल आप लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्लोरोफिल कहां पे मिलता है, ये ऑलरेडी हमारे ग्रीन लीव्स में होता है। और यही जो क्लोरोफिल होता है, ये इंपार्ट करता है हमारे लीव्स को ग्रीन कलर, क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कैपेबल होता है किस चीज के लिए, सन की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। तो ये क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, वो रेड होता है। और ये रेड कलर कैसे होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ दी हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। सेम यहाँ पे हमारे प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ दी ग्रीन कलर पिगमेंट दैट वी कॉल एज दी क्लोरोफिल। तो डेट मीन्स अब 4 चीजें हमारी किस में पहुंच गई, लीफ में पहुंच गई। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे स्टार्ट होगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। इसको हमें आगे डिटेल में भी पढ़ना है, जब हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सा चीज कहां पे यूज होता है। फिलहाल आप यहां पे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिप्रेजेंटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 plus H2O in presence of chlorophyll and sunlight gives C6H12O6 plus CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, C6H12O6 होता है ग्लूकोज, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चार चीजें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट हमारे लीफ तक पहुंच गई। अब ये चारों चीजें अवेलेबल है। जब ये चारों चीजें अवेलेबल है तब जाके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये हमें क्या देगा? ये हमें फूड बना के देगा, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। प्लस यहां पे लिबरेट होगा क्या? ऑक्सीजन, जो कि ऑल लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि सबसे सिंपल जो फूड होता है वो होता है ग्लूकोज, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे जो फूड बनता है हमारे प्लांट्स में वो बनता है सिंपल शुगर में, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। तो अब जो ये एक्स्ट्रा फूड होता है, द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक्स्ट्रा फूड जो ये प्लांट बनाता है वो फिर ये क्या करता है? वो ये अपने आप में स्टोर करता है इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। फॉर एग्जाम्पल, जब ये फूड स्टोर होगा, अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में स्टोर होगा। अब अगर ये स्टोर हो गया फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्लावर्स में, तो अब हम इन फ्लावर्स को खा सकते हैं। लाइक वी हैव द गुड एग्जाम्पल ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकोली। अब हमारे पास दूसरा है कि अगर ये फूड हमारे फ्रूट्स में क्या हो गया? स्टोर हो गया, तो हम उन फ्रूट्स को खाते हैं। अब ये फूड हमारे पास लीव्स में अगर चला गया, वहां पे स्टोर हो गया, हम उन लीव्स को खा सकते हैं। लाइक वी हैव द सुपाइनिज। और इसी तरह अगर ये फूड हमारे रूट्स में पहुंच गया, वहां पे हम उन रूट्स को भी खा सकते हैं। लाइक वी हैव दी गुड एग्जांपल्स ऑफ कैरेट एंड रेडिश। इसी तरह अगर ये स्टेम्स में स्टोर हो गया, जैसे कि हमारे पास जिंजर है या ऑनियन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में ये फूड जो होता है स्टोर होता है। फिर हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है? वो होता है एक्स्ट्रा फूड। पहले ये अपने लिए फूड बनाता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो हम यूज करते हैं। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये ग्रीन प्लांट्स क्या काम करते हैं? ये लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और वहां पे वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? फूड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड स्टार्च। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज स्टेप्स। यानी कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में होती है। उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। अब अगर हम देखेंगे कि ये सारा जो खेल है ये कहां पे होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो सबसे पहले हमें फिर यहां जानना जरूरी है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अगर यहां पे आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये जो आउटर एज है, ये जो आउटर बाउंड्री यहां पे इसकी है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन के बाद और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो उसके बाद ये जो आप यहाँ पे डिस्क देख रहे हैं, जैसे कि एक के ऊपर एक डिस्क रखी हुई है, इनको हम बोलते हैं ग्रेनम। लेकिन अगर हम एक सिंगल डिस्क की बात करेंगे, सिंगल कॉइन की बात करेंगे, तो ये उसको हम बोलते हैं थाइलाकाइड। अब ये जो हमारा ये वाला एरिया होता है, इस एरिया को हम स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जिसमें हमारी डार्क रिएक्शन होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लैमेला। लैमेला क्या होता है कि ये इन थाइलाकाइड्स को या इन ग्रैनम को क्या करके रखता है? एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब जो अगर हम देखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये टेक्स प्लेस इन दीज स्टेप्स। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो ये होता है फोटोसिंथेसिस में कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कौन करता है? लाइट एब्जॉर्ब कौन करता है? ये करता है हमारा क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल की ही ये एबिलिटी होती है कि वो सन की लाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उसके बाद ही यही जो लाइट एनर्जी ट्रैप हो गई, यही जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, अब यही लाइट एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पे सुप्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, और यहाँ पे वाटर सुप्लिट हो जाता है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
में वाटर जो हमारा है वो सुपलेट हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे लाइट रिएक्शन में। थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। रिडक्शन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन का ऐड होना, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पे लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग दी केमिकल एनर्जी। अब यही केमिकल एनर्जी वो यूटिलाइज करते हैं, हमारे लीवर्स यही यूटिलाइज करते हैं, और यहां पे वो क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होती है ये दो फेजेस में होती है, इसमें दो रिएक्शंस होती है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या होता है। अगर हम यहां पे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कंप्राइजेस टू फेजेस। फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज द फोटोकेमिकल फेज। पहले वाले फेज को हम फोटोकेमिकल फेज कहते हैं और लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। यानी कि मैंने कहा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि जो लाइट रिएक्शन है वो दिन में होगी और डार्क रिएक्शन जो है वो रात में होगी। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो खाली दिन में होती है, रात में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो यहां पे क्या मतलब है फिर लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का? लाइट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, ये लाइट पे डिपेंडेंट होती है, और इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल फेज भी या लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी। और जो हमारे पास सेकंड फेज होता है उसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज या हम इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस फेज इज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज। यानी कि ये वाला पोर्शन, ये वाला फेज, ये वाली रिएक्शन लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। लाइट किसके लिए जरूरी होता है? लाइट रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये सारा जो खेल है ये सारा खेल होता है कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में, जिसका मैंने अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया। लाइट रिएक्शन मैंने क्या बोला? लाइट रिएक्शन मैंने अभी बोला कि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। यानी कि जब लाइट इस क्लोरोफिल पे पड़ती है इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जो यहां पे होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी अभी आप लोगों को बोला कि पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि वाटर जो होता है वो कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और उसके बाद थर्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलता है, और फोर्थ जो हमारे यहाँ पे है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। यानी कि ये चीजें हमारे किस में होती है? लाइट रिएक्शन में होती हैं, जिनको हम आराम से आगे पढ़ेंगे, तब जाके आप लोगों को ये समझ आएगा। देखिए ये जो लाइट रिएक्शन है ये होती है हमारे थाइलाकॉइड्स में। थाइलाकॉइड मैंने अभी बोला कि जो हमारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनम। अब अगर हमने उसका एक ही यूनिट लिया, सिंगल यूनिट लिया, तो उसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। तो ये जो थाइलाकॉइड होता है इसी में हमारी लाइट रिएक्शन होती है। तो यहां पे क्या होता है? सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है जब इस पे लाइट पड़ती है तो यहां पे क्या होता है? यहां पे ये होता है कि हमारा क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है। क्या होता है? ये स्टेप्स आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी सुनने हैं और ध्यान रखना है और इनको याद रखना है कि ये क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जब लाइट किस पे पड़ती है? जब लाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है तो क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि हम सो रहे हैं और किसी ने हमारे चेहरे पे पानी डाल दिया तो हम क्या होंगे? हम एक्टिवेट हो जाएंगे। इन द सेम वे जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो भी इसी तरह से एक्टिवेट हो जाता है जब उस पे सन की लाइट पड़ती है। तो अब हो गया हमारा क्लोरोफिल एक्टिवेट। हाँ, तो क्लोरोफिल अब मिलता है किसके साथ? यानी कि क्लोरोफिल, और अब क्लोरोफिल पे जब लाइट पड़ी
तो लाइट क्या होता है, लाइट लाइट जो ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो यहां पे मैंने लिखा है क्लोरोफिल प्लस फोटॉन्स। क्लोरोफिल प्लस फोटॉन का मतलब यह है कि जब क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है तो इसका क्या हाल हो जाता है कि ये जो क्लोरोफिल होता है अब यही एक्ट करेगा किस पे, ये एक्ट करेगा हमारे वाटर पे, और यहां पे क्या होगा, यहां पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है कि जो हमारा वाटर ऑलरेडी हमारे लीव्स में प्रेजेंट होता है वो चेंज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा, प्लस वहां से कुछ एनर्जी निकलेगी जिसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन निकलेगा। तो यही जो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है, यहां से जो हमारे H पॉजिटिव आयन्स निकले या इलेक्ट्रॉन्स निकले जिनको हम एनर्जी कहते हैं, और यहां पे जो ऑक्सीजन निकला, ये तीन चीजें हमें यहां इस रिएक्शन से, इस प्रोसेस से, इस स्टेप से निकले। अब जो दूसरा स्टेप यहां पे है कि यहां पे जो हमारे पास प्लांट होता है उसमें NADP होता है। तो व्हाट इज NADP? NADP एक स्टोर्ड एनर्जी होती है किसमें, वो हमारे लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन जब तक कि उसके साथ कोई दूसरी चीज ना मिले तब तक वो मतलब कि एक्टिवेट नहीं हो जाते हैं। अब हमारे पास जो NADP होता है, जब इसके पास पहला ये जो हमने यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे निकले, जब यही H पॉजिटिव उसी NADP के साथ मिले तो वो क्या देते हैं, वो देते हैं NADPH। यहां पे जो हमारा NADP होता है, NADP क्या होता है, ये सिंपल होता है स्टोर्ड एनर्जी, जो किसमें होती है, जो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन ये एक्टिवेटेड नहीं होती हैं जब तक कि उनके साथ इन चीजों में से कोई चीज साथ ना दे। तो वो कौन सा चीज है, वो है H पॉजिटिव आयन। जब इसको H पॉजिटिव आयन साथ मिलता है तब जाके ये NADP प्लस जब हम करेंगे इसको H पॉजिटिव, तब जाके ये हमें देता है NADPH। तो अगर आप देखेंगे कि NADPH की फुल फॉर्म क्या है, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज हमारे ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि स्टोर्ड एनर्जी होती है हमारे लीव्स में जिसको हम NADP कहते हैं, उसके बाद जब ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब इसी NADP को रिडक्शन होती है, जब इसको H पॉजिटिव आयन साथ मिलता है तब जाके यहाँ पे NADPH मिलता है, जो कि एक एनर्जी होती है हमारे प्लांट्स की। अभी प्लांट क्या करेगा, इस NADPH को क्या करेगा, स्टोर करता जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसको क्या होता है कि जो यहां से एनर्जी हमें मिली, यानी कि जो 4E मैंने लिखा यहाँ पे E यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मिले, जो वहां से एनर्जी निकली थी, तो वो क्या होते हैं, वो जब यहां पे इसके साथ मिलते हैं तो ये बनाता है हमारा ATP। यानी कि जो हमारा ADP है, जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, जब इसके साथ एनर्जी मिल गई, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बना के देता है, ये बना के देता है ATP। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। लोगों ने क्या देखा कि हाइड्रोजन को भी हमने यूज किया NADPH बनाने के लिए, और हमने जो एनर्जी यहाँ पे निकली इलेक्ट्रॉन इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको भी हमने यूज किया ATP बनाने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारे लीवर से बाहर चला जाता है, ये लिबरेटेड आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर। अब अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन जो है, डायरेक्ट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन को कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज ए लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। इन विच शुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड, जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं किस चीज से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आप लाइट रिएक्शन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमने ये कहा था कि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या होता था, हाइड्रोलिसिस, यानी कि सिर्फ यहाँ पे वाटर का हमने यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बात नहीं की। तो डेट मीन्स कि यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है उसमें वाटर का यूज होता है, और जो यहाँ पे डार्क रिएक्शन है उसमें हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इन विच शुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्मड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। अब दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
वाटर मॉलिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो हमारे पास NADP बना और ATP बना, अब ये दूसरे साइकिल में जाएंगे, दूसरे फेज में जाएंगे, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हमारे पास फूड बनना स्टार्ट होगा और अब यहाँ पे हम क्या होगा कि यहाँ पे अब फूड बनना स्टार्ट होगा। इट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको याद होगा कि स्ट्रोमा किसको हम कहते हैं, फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं डायग्राम में कि स्ट्रोमा, इस वाले पार्ट को हम स्ट्रोमा, हमारी ये जो डार्क रिएक्शन है वो आकर हो जाती है वायर दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कि जो लाइट रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट्स बने थे वो कौन सा प्रोडक्ट बना था, वो बना था NADPH और बना था ATP। ये दोनों चीजें अब यूटिलाइज होंगी किसमें, ये दोनों चीजें अब यूटिलाइज होंगे हमारे डार्क रिएक्शन में। और उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद हमारे पास फूड बनेगा। अब अगर आप यहां पे देखेंगे डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि अगर आप इसको केल्विन साइकिल भी कह सकते हैं, NADPH जो है, NADPH है, ये मिलेगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे C6H12O6 जो कि हमारा फूड होता है। तो डेट मीन्स कि NADPH इज ए प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। पहले हमने देखा था कि NADPH किसका प्रोडक्ट था, ये लाइट रिएक्शन का था। लाइट रिएक्शन में क्या बन गया था, लाइट रिएक्शन में ही NADPH बना था और ATP भी कहां पे बना था, लाइट रिएक्शन में ही बना था। अब यही NADPH और ATP जब एंटर हो जाते हैं डार्क रिएक्शन में, तो डार्क रिएक्शन में वही क्या बनाते हैं, वही प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। So it helps to fuel the reactions that occur in dark reaction। यानी कि NADPH ही एक फ्यूल प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए, उन रिएक्शंस के लिए जो रिएक्शंस अब कहां पे होती है, जो रिएक्शंस होती हैं हमारे डार्क रिएक्शन में। So various glucose molecules get attached together to form starch। अब क्या होता है कि ये जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे बना C6H12O6, अब इसके साथ बहुत सारे अटैच हो जाएंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होते जाएंगे और जिसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का था, इसके साथ दूसरा मिल गया, उसके साथ तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। तो इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। जब ये वेरियस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे के साथ मिलने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्टार्च, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो इसके साथ ही ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है। तो आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।